नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों आज चलते हैं हम लोग 1 सितंबर जो पूछे गए थे 2022 में ग्रुप डी के लिए मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो संभावित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये क्लास नंबर 28 है, शिफ्ट फर्स्ट का है। 1 सितंबर में जो पूछे गए प्रश्न थे उसको हम लोग करेंगे, अब बिल्कुल क्विकली सॉल्व से करेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्त। मैथ्स पीवाईक्यू है, एक बात याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है मेरे दोस्त जो हार नहीं मानते हैं। समझ गए? तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन से जुड़ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, जितने भी न्यू बच्चे हैं उसके पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे हो सके उसके तैयारी में थोड़ा सा अप देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। जानते हैं मेरे दोस्त, आपका एग्जाम 17 नवंबर जो डेट जारी किया गया था, अभी इस पे बहुत तरह विवाद है, लेकिन आपका संभावित इसी तारीख को, क्योंकि आरआरबी जो एग्जाम डेट जारी किया है मेरे दोस्त कुछ सोच समझ के ही जारी किया होगा ये। तो आपका 17 नवंबर से, आप ही मान के चलिए 17 नवंबर से मेरा एग्जाम डेट स्टार्ट है, उसी लेवल का आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना भी हो सके मैथ्स में जितना भी सेट मार सके 25 में 25 लाने का आप लोग का मौका, यही मौका है। ठीक है, चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। 6 पे पावर x प्लस 4 है बराबर 6 पे पावर 7 है, तो x का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त, जो पावर यदि बराबर हो, यदि ये पावर बराबर हो तो ये पावर को आप लोग इग्नोर कर दीजिए। जो पावर सॉरी जो बेस पे हो आपका, सॉरी ये माफ कीजिएगा, ये जो आपका बेस पे, ये 6 बेस है ना, बराबर है ना, दोनों बराबर है, तो ये दोनों को इग्नोर कीजिए। आप जो पावर है इसको बराबर लिख दीजिए, x प्लस 4 बराबर 7। तो यहाँ x का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? इस तरह प्रश्न को जितना जल्दी आप कर सके उतना जल्दी करके हट के आगे की ओर प्रश्न की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। आपको लगता होगा ये प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी किए हैं, जो प्रैक्टिस बार बार करते हैं, वो तो इजिली कर सकेंगे। बाकी बात न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा इसमें मात खा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि डाटा ए और बी है, दो समुच्चय हैं, दोनों समुच्चयों का माध्य समान है। यानी कि एक डाटा ए था, एक डाटा बी था, दोनों का माध्य समान है। ठीक, और बी का माध्यक डेटा ए के माध्यक का दुगुना है। ठीक है, यानी माध्यक का इससे ये दुगुना है। तो ए और बी के बहुलक के बीच क्या संबंध है आपको बताना है। ठीक है, ए और बी बहुलक के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले बहुलक का आपको फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए ना। बहुलक क्या हो जाता है, तो हम आपको बार बार बताएं प्रीवियस वीडियो में भी कि 3 माध्यकों में यदि 2 माध्य कर दीजिएगा तो ये आपका बहुलक के बराबर आ जाएगा। तो इसको याद रखने का क्या सॉल्व है कि इसको हम याद कैसे रखें। तो याद रखने का सिंपल विधि है, बहुलक बराबर माध्यका, देखिए अंक में थोड़ा बड़ा है तो इसको 3 से गुना कीजिए, और माध्य छोटा है तो इसको 2 से गुना कीजिए। सिंपल ये फॉर्मेट में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमको बहुलक से संपर्क याद करना चाहिए। तो एक बार ऑप्शंस की ओर चलते हैं तो देखते हैं माध्यका बराबर, यानी माध्यक के रिस्पेक्ट में आपका आंसर पूछा जा रहा है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, तो 3 माध्यका हम लिखते हैं मेरे दोस्त। तो 3 माध्यका बराबर -2 माध्य, और इधर जाएगा माइनस बहुलक। ठीक है, तो यहाँ से ये कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 माध्य का बराबर 2 माध्य माइनस बहुलक। अरे यही तो होगा ना, अरे यही तो होगा ना। ठीक है गुरु जी, हम समझ गए, यही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे के लिए। अब डाटा ए और बी को हमको लेके चलना है। एक डाटा ए है, एक डाटा बी है। समझ गए, यहाँ से लेके चलना है। तो यहाँ से पहले डाटा ए की ओर हम प्रस्थान करते हैं। ए की ओर क्या लिखा जाएगा, यहाँ से 3 माध्य का ए। ठीक, 3 माध्य का ए बराबर, ये तो 2 माध्य है, माध्य तो बराबर है। ठीक है, और माइनस बहुलक। ठीक, सॉरी ये माफ कीजिएगा दोस्त, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस, यदि ये इसको कॉमन ले लें माइनस दोस्त, माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा। समझ गए, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से वो ठीक गया। ठीक है, तो ये बराबर बहुलक ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बी का डाटा लेके चलते हैं। तो ये 3 माध्य का, ये तो आपका 2a था, अरे था ना, ये आपका 2a था, यानी 2 माध्य का ए था, 2a बराबर, ये तो 2 माध्य ही हो जाएगा, प्लस बहुलक ये जो होगा मेरे दोस्त ये बी डाटा का होगा। समझ गए, समझ गए। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों सेम है, ये दोनों को आपको अंतर कर देना है। ये दोनों को आपको अंतर करना है, तो अंतर आप लोग कीजिएगा तो क्या आएगा, अरे अंतर क्या आ जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा ना कॉमन। 2 माध्यक, हम एक माध्यक जाएगा तो माध्यका बचेगा, आपका माध्यक बचेगा, बराबर, ये दोनों तो आपका चले गया, अरे चले गया कि नहीं।
तो ये दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बहुलक बी माइनस बहुलक ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कहाँ है आप लोग देख सकते हैं। यानी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये फॉर्मूला से हम लोग बैठाए, यहाँ पे ये चिन्ह परिवर्तन यहाँ पे कर दिए, और ए और बी डाटा जो साफ साफ बोला गया था इसी के अनुसार हम लोग कर दिए, माइनस करके यहाँ से आंसर आ गया। यानी क्या आ गया, 3 माध्य का, सॉरी माइनस जाएगा ना मेरे दोस्त, 3 माध्य का ए, 3 माध्य का ए बहुलक माइनस 2 माध्य, यानी 3 माध्य का एक, सॉरी 3 माध्य का एक, 3 माध्य का, नहीं 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 ऑप्शन, सॉरी यार आपका टाइपिंग करने में थोड़ा मिस हो गया है। तो आप लोग ये देखिए पहले, बहुलक बी माइनस बहुलक ए, बहुलक बी माइनस बहुलक ए, यानी ये हो गया, यानी 3 होगा, यहाँ पे 3 आप लोग दे सकते हैं, यानी 3 माध्य का एक, सॉरी माफ कीजिएगा टाइपिंग में थोड़ा मिस हो गया, यानी 3 माध्य का ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न को बिल्कुल आराम तरीका से बताइएगा आप लोग, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, फिर कोई दिक्कत हुआ तो फिर से एक बार रिपीट आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां से इजीली आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या है और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 हो जाता है। तो यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो वो संख्या क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, 2 अंक का संख्या, कुछ भी 2 अंक का संख्या हो सकता है, जैसे हम सपोज डेट के लिए 10 माने, सॉरी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सपोज डेट के लिए हम 21 मान लिए, कोई भी संख्या 21 है, बोला जा रहा है कि वो संख्या, इसको पलटने पर, इसको पलटिएगा कितना होगा 12, इसका योग 99 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न में मेरे दोस्त, ये समझाने के लिए आपको बताया, इस प्रकार प्रश्न में यदि इस तरह प्रश्न आ जाए ना, तो इसको प्रश्न के अनुसार सॉल्व करने से बेहतर है कि आप लोग एक नजर ऑप्शंस की ओर डाल लें। यदि ऑप्शंस की ओर चलते हैं तो आपको 15 सेकंड या 10 सेकंड में उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 हो जाता है। तो हम ऑप्शंस की ओर चलेंगे, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको पलटने पर, योग करने पर 99 हो जाएगा। यानी ये 27 है, इसको पलटेंगे तो 72 हो जाएगा। क्या इसका योग 99 आ रहा है? जी 100% गुरुजी 99 आ रहा है। ये संख्याएं हो सकता है। 83 है, इसको पलटेंगे 81, क्या इस संख्या का योग 99 आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं आ रहा है 99, यानी ये नहीं हो सकता। 61 है, इसको पलटेंगे 16, 16 है 161 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 77, क्या ये संख्याएं 99 के बराबर है? जी नहीं है। 18 है, इसको पलटेंगे 81, क्या ये 99 के बराबर है? जी हाँ 99 के बराबर है। यानी कि यहाँ से तो हमको बिल्कुल पता चल गया मेरे दोस्त कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, यानी 50% मामला आपका गायब हो चुका है, जो समस्या आपके सामने था। ठीक है, अब आपके पास 2 गो चले आया, यानी या तो हो सकता है 27, 1 मिनट के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, या तो आपका हो सकता है 27, या तो हो सकता है 81। ठीक है, लेकिन साथ में एक और क्लू दिया गया है मेरे दोस्त कि इसका अंतर आपका 5 है। तो क्या 18 का अंतर 5 होगा? कभी नहीं होगा। क्या 27 का अंतर 5 होगा? जी 100% होगा। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 चलेगा। समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न को आप पेन भी नहीं उठा सकते मेरे दोस्त, यहाँ से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। हाँ 27, 72, 99 अंतर 5, सिंपली यहाँ से जा सकते हैं। वो तो समझाने के लिए पहले जोक सबको किए, तो फिर माइनस हम किए। समझ गए? आप वहाँ यदि एग्जाम सॉल्व में ऐसे प्रश्न आ जाए तो सिंपल ऑप्शन से जाइए और योग करके 99 और अंतर करके पहुंचानी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे की। चौथा नंबर प्रश्न, एक बेलन का व्यास और ऊंचाई दिया गया है, उसका बेलन का आयतन क्या होगा? साफ साफ बताया कि एक बेलन इस रूप में होता है, बताया ना, ये बेलन, ठीक है बेलन है। यदि बेलन का व्यास, यानी व्यास किसको बोलते हैं? अरे यही तो बोलता है 2 परिधि के बीच की दूरी को तो ही आप व्यास बोलते हैं। तो 2 परिधि के बीच की दूरी व्यास, और हम जानते हैं कि सेंटर से और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, यानी ये आर और ये आर, यानी 2r, यानी व्यास क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या मेरा निकल गया 6 सेंटीमीटर। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, और इसका ऊंचाई पूछा जा रहा है कि ये ऊंचाई जो है मेरे दोस्त, ये ऊंचाई आपका 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको इसका आयतन बताना। आयतन क्या हो जाता है? अरे आयतन क्या हो जाता है? अरे आयतन वही तो धारिता होता है। इसका धारिता क्या है? इसमें कितना चीज आ सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो आप पूछते हैं। तो इसका धारिता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले नीचे का पेनी का इसका एरिया देखना पड़ेगा। इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस एरिया में इतना एरिया है, इतना तक सामान आ सकता है। लेकिन ये ऊंचाई तक भी तो जा रहा है मेरे दोस्त, ये ऊंचाई भी जा रहा है, तो ऊंचाई को आपको गुना करना, यही आपका आयतन निकल के चलेगा। ठीक, तो क्या आयतन निकला? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का वैल्यू आप लोग पुट कीजिएगा 22/7, साफ साफ क्वेश्चन में बोला जा रहा है पाई का वैल्यू 22/7 पुट कीजिए। यदि नहीं भी दिया रहता तो हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू 7
22 बटे 7 हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, त्रिज्या क्या निकल के आया था 6 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 12 सेंटीमीटर डायरेक्ट नहीं करिए क्योंकि ये व्यास है, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। ठीक है, तो यहाँ से 6 छाके 36 हो गया। ठीक है, ऊंचाई कितना है 105 बटे 10 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको 5 से करते हैं हम, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10 हो गया। 2 से इसको ले जाते हैं तो 2 से 11 चलेगा, 7 से इसको ले जाते हैं 7 या 21। तो क्या मेरे पास संख्याएं निकल के आ रहा है, क्या 11 गुना 6 गुना 6 गुना 3, अरे यही आ रहा है ना, जी हाँ यही आ रहा है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से 66 गुना 18 तो हम लोग कर ही सकते हैं ना मेरे दोस्त, 66 18। यानी कि इसको यदि गुना करते हैं तो 68 48 इकाई डिजिट पे 8 आएगा, इकाई डिजिट पे 8 आएगा तो ये दोनों क्या कर रहा है यहाँ, ये दोनों को भगाइए आप पहले, 50% मामला आपके अंडर में है अब। ठीक है, यानी ये दोनों उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, या तो 1188 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है या 1288 क्योंकि इकाई डिजिट पे 8। ठीक है, इसको करते हैं तो 18 108 हो गया, 18 छक्के 108। ठीक है, तो यानी 8 लिख हाथ में 10 हो गया, इसमें 10 जोड़ दीजिएगा तो 118, यानी कि 1188 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो आपका आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? तो यहाँ से बनाते क्रम में आपको बार बार चेक करना होगा ऑप्शन को, क्या ऑप्शन मेरा आ रहा है, कितना जल्दी हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। समझ गए? ठीक, तो मैथ्स को मेरे दोस्त समझना है आपको, इसको रट्टे की तरह बनाना नहीं है, रट्टा की तरह बनाइएगा तो ये आपको रटवाना शुरू कर देगा। समझ गए? तो मैथ्स को समझना है, इसके बाद इसको बनाना है। चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्रश्न को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, मजाक नहीं कर रहे, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल तो 48 दिया गया है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर 13 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्या क्या होगा आपको याद रखना होगा। तो आपको एक चीज याद रखना होगा मेरे दोस्त, यदि एलसीएम एचसीएफ आप बताते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट आपको ज्ञात होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, यानी दो संख्या का जो गुणनफल होगा मेरे दोस्त, दो संख्याओं का गुणनफल वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। सिंपल ये आपको याद रखना होता है, और संभवतः है कि आप लोग 99% स्टूडेंट को ये ज्ञात होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कितना है 48 है, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दो संख्याओं का गुणनफल ही होगा। अरे बोल सकते हैं ना, हाँ बोल सकते हैं। और साफ साफ बोला जा रहा है कि इसका अंतर भी 13 दिया गया है और गुणनफल आप लोग तो अपना निकाल लिए 48। तो आपको बताना है कि ए क्या है और बी क्या है, ये आपको बताना। समझ गए? क्या बता नहीं पाइएगा, जरूर बताएंगे। कैसे बताएंगे? यानी कि ए और बी का गुणनफल 48 है, तो ए बी का गुणनफल 48 कब होता है, या तो 1 गुना 48 किया जाए। क्या दो संख्या, यदि एक संख्या एक दूसरी संख्या 48, क्या दोनों का अंतर 13 आ रहा है? जी नहीं आ रहा, तो यानी ये हम नहीं ले सकते हैं। अब क्या लेंगे, 48 को दो फैक्टर में कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 24 दूनी 48। ये भी तो हो सकता है संख्या एक दो दूसरी संख्या 24 का अंतर 13 आ रहा है, जी नहीं आ रहा है, इसको भी आप नहीं ले सकते हैं। आगे पकड़ते हैं, 3 नंबर जाते हैं, 3 16 48। क्या एक संख्या 3 दूसरी संख्या 16 हो सकता है? गुणनफल 48, जी गुणनफल तो 48 आ रहा है। क्या अंतर 13 आ रहा है? जी हाँ अंतर 13 आ रहा है, यानी कि ये संख्याएं 3 है और दूसरी संख्याएं 16। समझ गए? यानी 3 और 16 ये संख्याएं। समझ गए? समझ गए? तो यहाँ से हम तो बना के बताए, यदि आपको बोले ना बिना पेन उठाए कैसे बना सकते हैं, कि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है, यानी कि ए बी का जो गुणनफल होगा मेरे दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 48 के बराबर होगा। तो आपको देखना है दो संख्याओं का गुणनफल 48 के बराबर कौन है, नहीं तो ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, साथ ये। बताइए अब क्या करना है आपको। समझ गए? तो आप इसको नहीं भी यहाँ पे लिख के बनाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको बना सकते थे। ठीक है, बस यही चीज आपको यहाँ पे सीखना है कि कितना कम समय में आप कितना बेहतर जवाब और कितना अच्छी तरीका से दे सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हैं। समझ गए? चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की। ये ग्रुप डी का प्रश्न है मेरे दोस्त। ग्रुप डी और एएलपी टेक में अंतर है। आप लोग सोचते होंगे इतना हार्ड प्रश्न कहाँ से लेके, प्रश्न हमने लेके नहीं आया मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस 2022 में, ये प्रश्न पूछा गया है।
तो हमने कोई अपने मन से सेट नहीं किया, ये प्रश्न पूछा गया है और ये वास्तविकता है मेरे दोस्त कि इस प्रश्न से आपको गुजरना होगा। यदि इस ऐसे सब प्रश्न को आप यदि इग्नोर करते हैं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए रिजल्ट बनाने में, क्योंकि ये ग्रुप डी है मेरे दोस्त, समझ गए। तो ग्रुप डी को आप लोग कभी भी इजी वे में ना लें, क्या आ गया समझ में। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। एक्स ने 750 रुपये अंकित मूल्य की 20 शर्ट खरीदा, ठीक है, यानी कि प्रत्येक का मूल्य 750 रुपया था, वो 20 शर्ट खरीदा, ठीक है। दुकानदार ने 20 शर्ट की खरीद पर 20% की छूट पेशकश की, यानी कि बोला जा रहा है, दुकानदार बोला कि भाई साहब यदि आप 20 शर्ट लेते हैं ना तो आपको हम 20% छूट दे देंगे, ठीक है। और यदि आप इसका नगद भुगतान करते हैं, पूरा पेमेंट अभी आप कर देते हैं तो आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा और छूट हम दे देंगे। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक शर्ट का विक्रय मूल्य तो समान ही होगा, ये तो आप जानते हैं। तो प्रत्येक शर्ट का अंकित विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है छूट देने के बाद, ठीक है। प्रत्येक शर्ट का पूछ रहा है तो क्यों ना हम प्रत्येक शर्ट को लेके आए ऊपर से, ठीक है। तो यानी एक शर्ट का क्या था आपका, एक शर्ट का 750 रुपया गुरुजी मूल्य था मेरा, था ना, एक शर्ट का 750 रुपया था जी, था। इसमें सबसे पहले आप 20% की छूट दे दिए। यदि इसमें आप 20% की छूट दे दिए तो 20% का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/5 भी तो होता है ना, 1/5 यानी 1/5 कितना छूट दिए, 150। बोलिए 150 रुपया छूट मेरा सिंपल ये 20% में चला गया, ठीक है। और साफ बोले जा रहा है मेरे दोस्त की नगद यदि भुगतान करता है ना तो 500 रुपया उसको अतिरिक्त छूट दिया जाता है। तो नगद भुगतान करता है कितना शर्ट पे, 20 शर्ट पे, 20 शर्ट यदि खरीदेगा नगद भुगतान करेगा तो 500 रुपया इसको छूट मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक शर्ट यदि हम लेने जाए तो इसका छूट 25 रुपया पड़ेगा। तो यानी एक छूट को तो ही हम लेके चल रहे हैं, तो एक छूट पे कितना आपका पड़ेगा, एक छूट पे कितना पड़ेगा तो 25 रुपया, यानी एक्स्ट्रा 25 रुपया यहाँ से इसको एक शर्ट पे छूट मिल रहा है। तो टोटल कितना छूट मिल रहा है, 175 रुपया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अरे टोटल छूट कितना मिल रहा है, टोटल छूट 175 रुपया मिल रहा है। टोटल मूल्य क्या था आपका, कितना आपका इसका अंकित मूल्य था, 750 रुपया तो अंकित किए हुए थे, लेकिन छूट कितना जा रहा है, 175 छूट रहा है। तो क्या है इसका मूल्य, क्या निकल के आएगा छूट के बाद विक्रय मूल्य, तो यहाँ से इजिली आपको कर सकते थे। तो यहाँ से 7 हो जाएगा ना, ये 575 हो जाएगा, यानी कि 575 रुपया जो होगा इसका ये सेल प्राइस होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ गए आप लोग, समझ गए। कुछ मत किए मेरे दोस्त, सिंपल हम ये किए कि 750 रुपया एक का मूल्य था, इसमें 20% हम डिस्काउंट दिया, हम देखे कि 20% में कितना छूट मिल रहा है, पता हमको चल गया 150 रुपया छूट मिल रहा है। लेकिन और छूट एक 500 का दे रहा था 20 शर्ट पे, तो एक शर्ट का हम छूट निकालिए 25 रुपया, यानी कि 150 रुपया एक टी शर्ट पे तो यूं ही छूट मिल रहा है और 25 रुपया एक शर्ट पे मिल रहा है कैश देने के बाद, यानी टोटल छूट 175 रुपया हुआ। टोटल मेरा मूल्य था 750 रुपया, 175 रुपया डिस्काउंट में मेरा माइनस हो गया, तो टोटल हमको पे करना होगा 575 रुपया। समझ गए आप, ठीक है। तो कुछ प्रश्न में नहीं था, सिर्फ लेंदी उसका भाषा था और कोई प्रश्न नहीं, इसीलिए बोलते हैं प्रश्न को समझिए, यदि समझ जाइएगा तो कुछ प्रश्न में नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। एक त्रिभुज दिया गया था मेरे दोस्त, इसका कोण एबीसी था, इसका कोणों का अनुपात जो था 4, 3, 5 था, तो कोण ज्ञात करना होगा, कोण क्या होगा। एक त्रिभुज है, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी ये जो कोण का जो अनुपात दिया गया था ना, ये 4 के अनुपात में था, ये 3 अनुपात में था। तो अनुपात है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि ये संख्याएं है नहीं, ठीक है, ये था। और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। यानी कि ये जो रेशियो दिया है मेरे दोस्त 4x 3x प्लस 5x, इसका योग करेंगे तो 180 के बराबर आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जी 100% आना चाहिए। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ये तीनों कोणों का भी जो भी इस जगह संख्या होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा, होगा ना। तो सीधे ऑप्शन की ओर चलिए, कौन सा उत्तर ऐसा है जो योग 180, क्या इसका योग 180 आ रहा है, जी नहीं आ रहा है। इसका योग क्या 180 जा रहा है, जी हाँ आ रहा है। इसका योग क्या 180 आ रहा है, जी नहीं आ रहा है। इसका योग क्या 180 आ रहा है, जी नहीं। ऐसे भी कर सकते थे आप, बताइए क्या दिक्कत है। हम नहीं निकाले वहां से, हम डायरेक्ट जान लिए कि यदि ये 3 संख्याएं हैं तो इसका योग तो 180 डिग्री होनी चाहिए। क्या इसमें से यदि ये कोई संख्या होगा क्या 180 डिग्री योग है, नहीं, सिंपल 180 डिग्री एक ही संख्या है, तो यही आपका उत्तर चलेगा। अब बाकी बात यदि आप इसको यहाँ से प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं,
4 3 7 5 12x, यानी 12x बराबर 180, यानी x का वैल्यू क्या रखे जो 180 के बराबर हो, यानी सिंपल 12 से भाग देना होगा, यानी 15। यानी x का वैल्यू जब मेरे दोस्त मेरे पास 15 निकल गया x का वैल्यू, तो ये मेरे पास संख्याएं तो यही तो है 4x 3x 5x। तो यहाँ से क्या 15 चौके 60, 15 या 45, 15 75, यानी 60 45 75 इस करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते थे आप, और यदि ये कैलकुलेशन नहीं भी करते तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते थे। समझ गए? ठीक है। तो एक कदम आगे रखना, अदर स्टूडेंट से एक कदम आपको आगे रखना है मेरे दोस्त। तो आपको कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सेशन जितना भी ग्रुप डी के लिए आए हैं सेशन अटेंड करते चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको मैथ में, ये हम बताते हैं। क्योंकि हमको भी परेशानी नहीं हुआ था जितने भी एग्जाम्स रेलवे में दिए थे। हाँ, स्टार्टिंग में देखो भाई, आप यदि मान के चलिए मेरे दोस्त, आप यदि न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको परेशानी स्वाभाविक सी बात है मेरे, होगा मेरे दोस्त। क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट, आप बना दीजिएगा हर एक प्रश्न को, लेकिन टाइम टेकन करना होता है ना। टाइम टेकन, जो प्रैक्टिस भरपूर कर लिया है वो टाइम टेकन में माहिर है, क्योंकि उसको विधि भी पता है कि कितना कौन सा विधि हम प्रयोग करें जो सबसे कम समय है। ठीक है। तो प्रश्न को पहले जज करना होता है। यदि आप जज प्रश्न को कर लिए, हाँ ये इस विधि को खोज रहा है या इस विधि से बनना चाहिए सबसे उत्तर आएगा, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ये गारंटी हम देते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व आप लोग कीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न था, सिंपल। यहाँ से चलते हैं तो इसको यहाँ से यदि करते हैं 5 5 25, 3 3 9 हो जाएगा, यानी -3/5। ठीक है। ये प्लस में आ जाएगा। यदि आप ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का काम क्रिया करना होगा, तो 5 दूनी 10, यानी -10 में +1 जाएगा तो -9/5। ठीक है। तो यानी ये प्लस देने का कोई फायदा नहीं, ये आपका माइनस है। ठीक। तो यहाँ से यदि आप एलसीएम इसका ले लेते हैं तो 5 आ जाएगा, और 9 3 12 आ जाएगा ना, यानी -12/5 इस करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। 9वां नंबर पे चलते हैं। 2 सेंटीमीटर मोटाई था, 9 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारिता, धारिता बोल दीजिए या आयतन बोल दीजिए, बात बराबर है। ये आयतन क्या होगा 2 दशमलव के बाद आपको बताना है, और ये भी 7 दिया गया है, पाई का वैल्यू 22/7 रखना। ठीक है। एक गोला था आपके पास, ध्यान से आप प्रश्न को पहले देखिएगा, इसके बाद ही आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है। एक गोला था आपके पास, एक गोला बना लिया। ठीक है। एक गोला था, बोला जा रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर मोटाई है, यानी कि ये जो दूरी है ना मेरे दोस्त, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर मोटा है। सब जगह जाए, चारों जगह जाए तो 2 सेंटीमीटर ये मोटा है। समझ गए? ठीक है। और 9 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या है, यानी त्रिज्या किसे बोलते हैं, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी तो त्रिज्या आप बोलते हैं। ये 9 सेंटीमीटर यानी बाहरी त्रिज्या, अंदर त्रिज्या की नहीं पूछ रहा है। लेकिन हम धारिता निकालेंगे तो धारिता कौन निकालना पड़ेगा, तो धारिता हमको ये निकालना पड़ेगा अंदर की। ये तो मोटाई है ना, इसमें थोड़ी स्पेस आ सकते हैं, ये तो भरा हुआ है ना मेटल से मेरे दोस्त, ये तो धातु से भरा हुआ है ना, गोला है ना। तो यानी ये आपका इतना भर कितना, यही तो इतना आपका गोला खाली है, इसी में तो कितनों भी आप पानी भरिए या पेट्रोल भरिए या कुछ भी भरिए तो इसी में जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं। यानी कि त्रिज्या आपको क्या ये लेना पड़ेगा, जी नहीं गुरु जी, त्रिज्या हमको यही लेना पड़ेगा। यदि मान के चलिए कि ये आपके पास गोला है, इसमें कितना चीज आएगा, मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब इसमें आ सकता है आपका पानी, इसका त्रिज्या तो आप यही तो लीजिएगा, तब तो इसका चारों बगल क्षेत्रफल आपको ज्ञात होगा यहाँ से। समझ गए? यदि हम बाहर की त्रिज्या लेते हैं तो ये भी मेरा स्पेस ये भी क्वालिफाई कर रहा है, यानी मोटाई वाला, लेकिन ये हमको लेना नहीं है। सिंपल यहाँ से मेरा कहने का मतलब क्या था मेरे दोस्त, कि बाहरी त्रिज्या तो 9 सेंटीमीटर दिया गया था, दिया गया था, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर मोटाई है, इसको आप माइनस करना पड़ेगा, यानी 2 सेंटीमीटर मोटाई इसको माइनस कर दीजिएगा तो त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर चले आएगा। समझ गए? यहाँ से आप लोग त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर चले आएगा। 2 सेंटीमीटर मोटाई है, मोटाई को माइनस नहीं कीजिएगा, आप कीजिएगा ना, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया आपका। ठीक है। तो आपसे धारिता पूछा जा रहा है, तो गोले का धारिता क्या होता है, यानी गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाया क्यों होता है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, और आर क्यू 7 का क्यू कीजिएगा 343 हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे। ठीक। 7 से इसको करते हैं 7 चौक 28, 17 63, 3 से इसको सपोर्टेड लगभग में हम यदि आंसर निकाले मेरे दोस्त, गुणा और भाग चक्कर में नहीं पढ़ना, हम बार बार आपको बता रहे हैं। एग्जाम हॉल में यदि दशमलव और ये आ जाए उसके चक्कर में नहीं पढ़ना, नहीं तो मत खा जाइएगा आप लोग। यहाँ से सिंपल 7 अरे 7 जाएगा, भले 7 से ऊपर आएगा, भले ये संख्याएं 7 से ऊपर आएगा मेरे दोस्त, ये लगभग तो मान सकते हैं ना, कि यानी जो भी उत्तर आएगा उससे थोड़ा ऊपर होगा, यानी 7 बार में कटा दिए। तो यहाँ से क्या आ गया, 7 चौक 28 और 9 49,
यानी गुना 49, या तो आप 50-1 भी लिख सकते हैं यदि आप थोड़ा मोड़ा चलाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, 28 पंचे 1400 लिख सकते हैं ना, 1400 और माइनस 28, यानी 1400 में 28 जाएगा, क्या बचेगा, क्या जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, बचेगा ना, 7 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यानी 1372 आपका लगभग में उत्तर आया, लगभग में उत्तर आया 1372। लेकिन ये संख्याएं 1372 से ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हम 7 ही बार में कटाएं, ये 7 बार से ज्यादा बार में कटेगा, समझ गए। तो यानी लगभग में 1372 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा मेरे दोस्त। 1372 कहा, ये तो 10/150 है, 1300, फिर नहीं, ये 1251 है, 1372 से थोड़ा सा अपर, तो 1372 से कौन ज्यादा अपर है मेरे दोस्त, तो यही तो है आपके पास, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या तो था, बाहरी त्रिज्या में मोटाई घटा देंगे तो आंतरिक त्रिज्या मेरा निकल जाएगा, ये मतलब आंतरिक त्रिज्या ये मेरा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्न को समझिए, इसके बाद बनाइए। चलते हैं आगे की ओर, 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यदि निर्माता को 12% लाभ होता है तो थोक विक्रेता को 15% लाभ होता है, और खुदरा विक्रेता को 20% लाभ होता है, तो एक मेज का उत्पादन का मूल्य आपको बताना है, जो कि इसका खुदरा विक्रेता 15,456 रुपया। ठीक है, निर्माता ने जो इसके मूल्य पे जो निर्माण किया होगा, इसका प्राइस क्या रखा होगा, हम नहीं जानते हैं, तो प्राइस एक्स, ठीक है, कि ₹100 में निर्मित किया होगा। इसको ये 12% लाभ होता है, 12% लाभ होने का मतलब है कि ये इतना रुपया लाभ होता है। यदि आप इसको शॉर्ट बढ़िया से इसको काट कर लिखना चाहे तो 2 पंचे 10, 2 छके 12 और 2 पंचे 10, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद थोक विक्रेता के पास जाता है, थोक व्यापारी के पास जाता है, थोक व्यापारी ने इसे 15% लाभ पे कमाया, 15% लाभ कमाया, क्या मतलब है इसका, 115/100, यानी इसको सिंपली 5 से डिवाइड कीजिएगा, तो 5 दूनी 10, 23/20, अरे यही तो आएगा ना 23/20। ठीक है, 23/20। ठीक, अब इसके बाद आगे जाता है खुदरा विक्रेता के पास, तो ये 20% प्रॉफिट कमाता है। 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब है 20% का वैल्यू 1/5, अब फायदा कमाने का मतलब है 5 में 1 फायदा कमा रहा है, यानी 6/5। ठीक है, यानी 6/5। तो टोटल का वैल्यू इसका जो इस पे जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है आपको, 15,456 के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि खुदरा विक्रेता के पास है, इसका बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको यदि कटाना चाहे मेरे दोस्त, 6 से इसको उड़ाइए, 6 दूनी 12, 3 हो जाएगा, 6 छाके 36 तो नहीं जाएगा, 6 पंचे 30, यानी 45 हो जाएगा, 7 छक 42, ठीक है, 6 छाके 36, यानी 2576 6 बार में गया। 23 बार में यदि हम इसको उड़ाते हैं मेरे दोस्त, यदि आप इसको 23 बार में उड़ाते हैं, 23 बार में 23 का 23, फिर 23 का 23, 23 दूनी 46, 56 से इसको ले जाते हैं तो 2 बार में जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू जो निकल के आएगा मेरे दोस्त 50 गुना 20 गुना 5, और उधर 2 बचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी ये, अब 5 दूनी 10, एक जीरो जुटेगा, यानी 10,000 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। समझ गए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ मत किए, यहाँ से निर्माता से फायदा हुआ, फिर थोक विक्रेता को फायदा हुआ, फिर यहाँ से फायदा हुआ, तो इसको इजी वे इस तरह प्रश्न कर सकते हैं, इसको अलग विधि से भी कर सकते हैं। तो जब हम चैप्टर वाइज कराते आएंगे मेरे दोस्त, तो हर एक प्रश्न को 1-2 तरीका से आप लोग को बताएंगे कि जो आपके लिए अच्छा हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इस प्रकार प्रश्न को इस तरह बताने में, आपको बनाने में बेहतर होगा। और बाकी बात यदि चैप्टर वाइज बताएंगे तो समझा के बढ़िया से बताएंगे कैसा होगा। ठीक, चलते हैं आगे। ये प्रश्न पूछा हर एक शिफ्ट में, मतलब 2 से 3 शिफ्ट में छुड़ा के एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था ग्रुप डी में, और आप जो 2025 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें भी संभावित है प्रश्न पूछा। तो इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, और याद होगा संभवतः आपको, कि यदि ए पे पावर m है और ए पे पावर यदि n है, यदि बेटे में है, तो ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाता है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। और यदि यही संख्या ए पे पावर m गुना ए पे पावर n गुणनफल में है, तो ये पावर जुट जाएगा। यहाँ तक समझ गए, ये पावर जुट जाएगा, यानी ए पे पावर m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, और यदि एक भी याद रखिए मेरे दोस्त, यदि कि ए पे पावर यदि 0 हो तो हमेशा वो संख्याएं 1 के बराबर होता है। समझ गए, यानी 25 पे पावर 0 होगा तो हमेशा इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखने की आवश्यकता है इस प्रकार के प्रश्न में। ठीक, तो यहाँ से सिंपली इसको सिंपल फॉर्म में हम तोड़ते हैं मेरे दोस्त। 5 पे पावर 3 है, 27 को आप क्या लिख सकते हैं, अरे 3 पे पावर 3 ही तो लिख सकते हैं, 3 3 9 27। ठीक है, 10 पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, क्या 5 दूनी 10 लिख सकते हैं,
इसको तोड़ के 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, यानी 3 है तो दोनों पे पावर 3 3 चले जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटे। 5 पे पावर 6, 3 पे पावर 2, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख ही तो सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां से आपको इस विधि से उपयोग करके आपको देखना है कि क्या दो पावर सेम, क्या दो बेस सेम आ रहा है आपका, क्या दो बेस सेम आ रहा है, जी आ रहा है। क्या 5 क्यूब और 5 क्यूब, यानी हम जानते हैं कि कोई भी बेस समान हो, पावर अलग अलग हो तो ये पावर जुट जाता है। तो यानी 5 पे पावर पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 ये जुटेगा, 3 ये जुटेगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक, नीचे इसी प्रकार 5 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 2, इसी प्रकार 2 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये फॉर्मूला यहाँ से सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ये यदि बेटे में है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यदि आपका समान बेस रहा तो समान, देखिए सबका बेस समान है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 5/6 नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 पे पावर 0 हो जाएगा, गुना 3 पे पावर 2 है, ऊपर जाके 2, ये 2 है ना मेरे दोस्त, ये सेम है ना, इसको आप छोड़िए, ये पावर है ना, पावर को ऊपर जाकर माइनस कीजिए, यानी 3 पे पावर 1 यानी 3, ये भी ऊपर जाके माइनस होगा यानी 2। ठीक है, तो हम जानते हैं 5 पे पावर 0 या 0, ए पे पावर 0 हमेशा 1, या 25 पे कोई भी धरती पे संख्या हो यदि पावर पे 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, यहाँ से समझ गए। तो सिंपली हमको तोड़ना था इस फैक्टर में। इस फैक्टर में क्यों तोड़ना था, क्योंकि ये प्रक्रिया हमको अपनाना था, क्योंकि ये प्रक्रिया यदि अपनाने का रूल आ गया तो इजी वे हम तुरंत सॉल्व कर सकते थे। इसीलिए हम इसका नीचे वाले का बेस और ऊपर ऊपर वाले के बेस को समान करने की कोशिश की, और समान करने की कोशिश करते करते वो समान हो भी गए। ठीक है, तो यहाँ से आप इजी वे निकाल सकते थे। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न और प्रीवियस वीडियो में बता दें, यदि आप लोग नहीं देखा, 17 शायद आप लोग का 17 अगस्त से आप लोग का जो एग्जाम ग्रुप डी का 2022 से हुआ था, ए टू जेड एक एक दिन का, मतलब 3 3 शिफ्ट, एक डे में 3 शिफ्ट होता था, 3 3 शिफ्ट का आप लोग का एग्जाम, जितने भी पीवाईपी हैं ए टू जेड आप लोग का कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ए टू जेड लेके आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग सेशन अटेंड जरूर कीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, 12 नंबर, 12 नंबर बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि संख्याएं हैं 24, 42 और 56। इसका एलसीएम क्या होगा, आपको एलसीएम बताना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, हम बताते हैं ना क्या करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 24, 42, 56 का एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर, अरे भाई इतना क्यों करना है। हम्म, इसी इसी सब के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं ना, नहीं ना। तो ये मेहनत आपको, ये जितना भी लॉन्ग प्रोसेस है वो करना नहीं है मेरे दोस्त। सिंपल आप लोग को एलसीएम का मेथड हम बार बार बता रहे हैं कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की परिभाषा क्या होता है, पहले उसको जानना चाहिए आपको। एलसीएम की परिभाषा वो होता है मेरे दोस्त कि बड़ी से बड़ी वो संख्याएं, वो बड़ी से बड़ी वो संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कि इस जगह पे वो कौन सी संख्या रखा जाए जो 24 से, 42 से और 56 से तीनों से भाग लग जाए। अब बताइए वो संख्या क्या हो सकता है। तो आप एक जगह कॉमन सेंस यूज करें मेरे दोस्त, तो ये आपको पता चलेगा, यानी 24, 42 और 56, यानी इससे तो बड़ा संख्या होगा, या तो 56 होगा या 56 से बड़ा होगा। यानी छोटा संख्या में कभी भी तो बड़ा संख्या से भाग तो लग ही नहीं सकता पूर्ण रूप से, यानी या तो हो सकता है 56 या इससे ऊपर। यदि क्या हम 56 रखते हैं, क्या मेरे दोस्त हम यहाँ पे 56 रखते हैं, क्या ये 24, 42 और 56 से विभाजित हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, यानी 56 हो ही नहीं सकता है। तो क्या करें 56 ने, इसका 2 गुना लीजिए। क्या 112 भी आ रहा है, 112 विभाजित, तो जी नहीं गुरु जी, 112 भी विभाजित नहीं हो रहा है, तब क्या करें, इसका 3 गुना लीजिए। 3 गुना कीजिए इसको, 3 गुना करने के बाद क्या आएगा, 6 या 18 1, 5 या 15 116, यानी 168। क्या 168 24 से विभाजित हो रहा है, जी 7 बार से हो रहा है। 42 से हो रहा है, जी हाँ हो रहा है 4 बार में। क्या 56 से हो रहा है, अरे भाई 3 से गुना जी, तो किया 56, यानी 168 इसका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम इज करेक्ट आंसर 168। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, समझ गए। और यदि मान के चलिए आप यदि एलसीएम तौर पे इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हमको ऑप्शन से आंसर मिल जाता, तो आप इसको विभाजकता का नियम भी अप्लाई कर सकते थे मेरे दोस्त। विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या है ना, उसको जल्दी यदि सॉल्व करना, या जल्दी उसको आपको पता करना है कि वो संख्या विभाजकता है या नहीं, तो चुटकी में खेल कर सकते हैं। कैसे, यदि कोई संख्या 56 है, यानी एलसीएम तो वही होगा ना जो संख्या 56 से भी विभाजित हो, यानी 168 यदि हम रखें मेरे दोस्त, ये 56 से तो विभाजित हो रहा है। 56 से विभाजित का नियम है कि यदि कोई संख्या 56 से विभाजित होगा तो ये संख्या 8 और 7 से भी विभाजित
होगा ना। तो आठ आठ से विभाजकता का नियम क्या कहता है, आठ से विभाजकता का नियम कहता है मेरे दोस्त, कोई भी संख्या का लास्ट तीन डिजिट यदि आठ से विभाज्य है तो वो संख्याएं 56 से पूरी तरह विभाज्य। समझ गए। तो क्या 186 आठ से विभाज्य है, नहीं है। 618 नहीं है, 681 नहीं है, 168 है। तो यही उत्तर बताइए। आप इसको चाहे विभाजकता के नियम में भी घुसा सकते हैं रूल में, या तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, या तो आपको इस विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है। यदि आपने विभाजकता का नियम नहीं पढ़ा है तो कल मैंने इसका एक वीडियो 10 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन और उसका थ्योरी के साथ बता दिए गए हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे आपका प्लेलिस्ट का, वहां जाके आप जरूर, बहुत बेनिफिट होगा मेरे दोस्त यदि आप उसको विभाजकता का नियम फॉलो कर लेते हैं, कम से कम 11 तक नियम फॉलो कर लेते हैं। समझ गए। तो आप लोग जरूर वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना। चलते हैं आगे की ओर। 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से दिए गए समीकरण का दाएं पक्ष होगा, राइट हैंड साइड में कौन सा ये आपका आएगा, इस जगह क्या आएगा जो इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा, ये चारों ऑप्शन। तो जब इस चारों ऑप्शन में मेरे दोस्त, यानी कि एक सेकंड, यानी तो ये कोसेक ए यहाँ भी हो सकता है, या तो टेन ए भी हो सकता है, या तो सेक ए प्लस टेन ए भी हो सकता है, या कोसेक प्लस वन भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हम पूछना चाह रहे हैं। इस जगह वही चीज हो सकता है कि जो इसका वैल्यू सेम होना, है ना। देखिए हमको इतना नहीं पता मेरे दोस्त, लेकिन हम इतना आप लोग के सामने बोल रहे हैं या इतना हम लोग कर रहे हैं, तो इसका एक रीजन है मेरे दोस्त, सबसे कम समय में आपको करना है। बार बार बता रहे हैं, टाइम टेकन करना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखना है, टाइम टेकन करना है। ठीक है। तो यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आने का मतलब है कि यदि ए का वैल्यू हम लोग कुछ पुट कर देते हैं मेरे दोस्त, ए का वैल्यू हम कुछ डिग्री मान लेते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए का कुछ वैल्यू डिग्री मानने के बाद जो भी इसका उत्तर आएगा, इसमें भी ए का मान रखने पर वो उत्तर इसके बराबर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। क्या आप ये मानते हैं ना। तो बस हमने वही क्या, इसको चाहे तो आप फार्मूला से भी यूज कर सकते थे। ठीक है। साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं किए। ठीक है। हमने डायरेक्ट क्या किया, ए का वैल्यू क्या रखे, क्या एंगल रखे, ए का वैल्यू क्या 30 डिग्री रखे। यदि हम 30 डिग्री रखते हैं तो भी आंसर होगा। 45 डिग्री नहीं, 45 डिग्री रखते हैं तो दोनों का 45 डिग्री वैल्यू सेम हो जाएगा, तो ज्यादा अंतर नहीं, आप रख सकते हैं। ठीक है। हम सिंपली 60 डिग्री मान लेते हैं। 60 डिग्री क्यों, 30 डिग्री क्यों नहीं, 30 डिग्री भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम 60 डिग्री इसीलिए माने क्योंकि 60 डिग्री यदि हम इसका मान रखते हैं ना मेरे दोस्त, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2, यानी इसका स्क्वायर बेटे। cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी इजी वे यहाँ से हम लोग माइनस कर सकते थे इसीलिए। ठीक है। तो इसको जो किए, √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, 2 दूनी 4 और नीचे हाफ हो जाएगा, तो यानी इजी वे यहाँ से लिख सकते हैं 3/4 गुना 2/1, यहाँ से 2 2 चला गया, यानी 1.5 आ गया आपका। ठीक है। यानी कि ए का वैल्यू 60 डिग्री रखने पे जिसका मान 1.5 आएगा वही आपका उत्तर होगा। क्या कोसेक 60 डिग्री का मान रखने पे क्या आएगा, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √2/√3 हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। क्या टेन 60 डिग्री का मान √3, ये भी नहीं होगा। क्या कोसेक ए प्लस टेन ए का मान होगा, तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है 2, और इसका √3, ये भी नहीं होगा। क्या कोसेक ए प्लस 1 होगा, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है गुरु जी, हाफ, अब प्लस ए, यानी 2 1 2 1 3/2, यानी 3। यानी ये वैल्यू आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यानी उत्तर आपका 100% 4 ही होगा। समझ गए। मैं यहाँ आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए इतना प्रोसेस कर रहा हूँ, इतना समय लगेगा नहीं। यदि आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इतना समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा, इसका मान निकाल के इसका आपको आंसर कर देना। ठीक है। बाकी बाद इसको आप सॉल्व से भी, प्रोसेस से भी कर सकते थे। साइन स्क्वायर, एक सिर्फ फार्मूला याद रखना होता है आपको, आप लोग जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी यहाँ से हम करेंगे मैंने साइन स्क्वायर थीटा यदि हम लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा करके परिमेय संख्या करके आप लोग इजी वे से निकाल सकते हैं। वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ये सिंपल प्रोसेस है, तो आप इस विधि को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। वैल्यू पिट मेथड हमेशा एक बेहतर साबित होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। चलते हैं 14 नंबर पे। ये प्रश्न पता नहीं क्या 2022 में ग्रुप डी में देखा था मेरे दोस्त, बार बार ये प्रश्न रिपीटेड कर रहा था, बार बार अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसको भी करने का दो विधि है। पहला विधि, सबसे नॉर्मल विधि से हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल देखते हैं। सबसे नॉर्मल विधि से यदि मान के चलिए दोस्त, एक्स का वैल्यू तो दिया गया,
एक्स का वैल्यू दिया गया है ना, तो एक्स का वैल्यू यदि हम कुछ मान ले, एक्स का वैल्यू कुछ मान ले, तो इसका उत्तर करने के बाद जो आएगा सिंपल इसी विधि से बनेगा, जिस तरह ये बताए थे आपको उसी प्रकार से ये बनेगा वैल्यू पुट मेथड। यानी एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद जो इसका उत्तर आएगा, इसमें भी एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद वही उत्तर आएगा, तो आप समझ लीजिए वो उत्तर आपका बराबर है। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू हम नहीं कुछ तो एक पुट कर लेते हैं, बहुत आसान है एक रखना। ठीक है, यदि एक पुट एक्स का वैल्यू करते हैं मेरे, तो इसको हम विस्तृत भी बताएंगे, तो आप लोग घबराइए नहीं, पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, टाइम लग सकता है बट सीखना है आपको। ठीक, यदि एक्स का वैल्यू एक कर लेते हैं तो क्या यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 30, इसी प्रकार यहाँ माइनस 9, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 9 39 में 33 दिया 99 माइनस 9 तिया 27 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सॉरी 9 तिया 27, इसको पहले ब्रैकेट का काम क्रिया कर लेते हैं, माइनस 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, ये यदि हम इसको करें 3 प्लस 2 माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली इसको करें तो 99 माइनस क्या जाएगा, ये 3 2 5 जाएगा, तो 3 2 5, 5 चले जाएगा माइनस 25, 25 नमा 4 हो जाएगा, 9 दिन 18 4 22 माइनस 225, यानी इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस में आप लोग का उत्तर क्या आ जाएगा, यदि 99 कीजिएगा तो 115, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, अरे यहाँ 6 हो जाएगा ना, 11 2 हो जाएगा ना 126, क्या यही उत्तर आएगा आपका 126, हाँ 126, यानी x का वैल्यू पुट करने के बाद 126 आपका आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट x का वैल्यू एक कीजिएगा तो जो आपका एक आएगा वो आपका उत्तर होगा, समझ गए, जो आपका माइनस 126, माइनस 126 का मतलब है ये दोनों तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एक विधि से इसको कर सकते थे, बता दिए हमने एक विधि, इसको आप वैल्यू पुट मेथड से कर सकते थे, या तो इसको इजी वे प्रश्न के अनुसार भी आप लोग कर सकते थे, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते। ठीक है, एक विधि बता दी आप लोग को, ये याद रखना है, कभी भी यदि संख्याएं बढ़ा दे तो आपको क्या करना है, वैल्यूमीटर पुट करना है। तो यहाँ से सिंपल हम इसका करते हैं कम, नौतिया 27x³ माइनस 6 18x² प्लस 3 यही होगा ना। ठीक है, माइनस 9 27x³ माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18x प्लस माइनस माइनस 9 27 270, तो ये प्लस में देख सकते हैं आप, प्लस 27x³ है ना, प्लस 27x³ और यहाँ माइनस 27x³, ये दोनों आपका कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपको कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे मेरे दोस्त, माइनस 18x², ठीक है, माइनस 18x², ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, यदि इसमें आप माइनस 90 कीजिएगा 0 हो जाएगा, और 9 8 17 हो जाएगा, यानी 180 ये चले आएगा, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या प्लस 100, सॉरी 180 चले आएगा ना, तो माइनस 18x² प्लस 18x, अरे 18x तो छूट गया ना आपका, 18x प्लस 180। ठीक है, यहाँ से आप 18 कॉमन ले सकते हैं, यदि हम माइनस 18 ही कॉमन ले लिए तो x² माइनस एक्स प्लस 10, क्या ये हो सकता है, अरे क्या ये हो सकता है, माइनस 18x² माइनस एक्स प्लस 10, जी 100% यही हो सकता है, आपका उत्तर नंबर ए इज करेक्ट, समझ गए। या तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं, या तो आप वैल्यू पुट एक्स का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक सुझाव दिए कि वैल्यू पुट मेथड करने के बाद बिल्कुल आसानी तरीका से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे, ये भी प्रश्न देखने में बिल्कुल एकदम ये है, लेकिन बिल्कुल आसान प्रश्न, कैसे चलते हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते थे, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते थे, तो आपको बताना है 7 पुरुष 7 महिलाएं कितने दिन में वो काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो 8 मैन था और 6 महिला थी, कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 5 दिन में। इसी प्रकार 6 मैन थी और 8 महिलाएं थी, कितने दिन में पूरा कर रही थी ये काम, 5 दिन में, सेम ही दिन लग रहा था, सेम दिन। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि 7 मैन और 7 औरत कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करने के लिए मेरे दोस्त, सबसे पहले करने के लिए आप दोनों का क्षमता निकालना होगा,
ये दोनों का आखिर क्षमता कितना पुरुष कितना महिला के बराबर यदि क्षमता निकल गया तो हम जीवे निकाल सकते हैं कितना दिन में पूरा कर सकेंगे। यानी क्षमता निकालने पे क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये दोनों वैल्यू आपको बराबर करना पड़ेगा। यानी 8 मैन प्लस 6 औरत बराबर 6 मैन प्लस 8 औरत। समय को गुना क्यों नहीं किया, क्योंकि समय बराबर है, ये दोनों कट भी जाएगा इसे करके, तो यहाँ से 2m बराबर 2 वोमेन। यानी कि 2 मैन जो काम करेंगे एक दिन में उतने ही 2 महिलाएं काम करेंगी। यानी कहने का मतलब है एक मैन जितने एक दिन में काम करेगी उतने एक महिलाएं एक दिन में काम करेंगी। ये बात आप समझ गए। यानी मेन और वोमेन का इफिशिएंसी बराबर है। यहाँ भी 7 मैन 7 वोमेन है, ये 5 दिन में लग रहा था, तो सिंपली यहाँ से आप जा सकते थे ये भी 5 दिन ही लगेंगे। ठीक है, समझ गए। यदि यहाँ से आप कॉमन सेंस नहीं यूज कर पाए मेरे दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं दूसरी तरफ। क्या दूसरी तरफ, जैसे एक मैन एक औरत बराबर है इफिशिएंसी में, तो आपको दोनों में से कोई एक समीकरण को यूज करना होगा, चाहे तो उसको मेल में परिवर्तन कीजिए चाहे फीमेल में परिवर्तन, तभी तो आप बता पाइएगा कितना दिन में करेगा। तो यानी 6 मैन बराबर एक मैन बराबर एक औरत, तो 6 मैन बराबर 6 औरत, तो टोटल औरत कितना हो गया 8 6 14, यानी 14 औरत 5 दिन में। अरे यही तो निकल के आया यदि औरत में कन्वर्ट किए। तो 7 मैन क्या हो जाएगा 7 औरत, यानी क्या आ जाएगा 14 औरत। 14 औरत में 5 दिन में 14 औरत कितना, 5 दिन में तो होगा ना मेरे दोस्त। यही तो उत्तर आया आपका। ठीक है, एफिशिएंसी बराबर आ गया तो बराबर हम समय पे कर दिए। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि दो संख्याएं हैं जो अनुपात में 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 40% और दूसरी संख्या में 15% घट जाती है तो नया अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो दो संख्याएं का अनुपात 5x इंटू 8x थी। ये संख्या में 40% बढ़ाया, इस संख्या में 15% घटाया। समझ गए। तो आपको रेशियो बताना है इसका और इसका रेशियो क्या है। समझ गए। तो यानी मेरा कहने का सिंपल मेरे दोस्त ये है कि यदि हम संख्या 5 और 8 माने अनुपात में, इसमें आप देख सकते हैं यदि 40% इसका ले कहीं ना कहीं दशमलव में जाएगा, दशमलव में जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा तो टाइम टेकन कम हो जाएगा। समझ गए। तो सिंपल क्या करना, ये अनुपात में ही है ना, तो क्या मैं इसको 50 और 80 नहीं लिख सकता हूँ, क्या मैं और 50 80 लिख सकता हूँ, या क्या मैं इसको 500 और इंटू 800 लिखता। अरे बात तो बराबर ही है ना मेरे दोस्त। यदि अनुपात बोला जा रहा है 5 और 8 के अनुपात में आना चाहिए, तो इसका अनुपात कितना होगा, 2 2 हटा दिए तो 5 8 होगा। इसका अनुपात कितना होगा, हटा दिए 5 8 आया। अरे अनुपात तो यही आया ना, अनुपात तो सेम आ रहा है ना, तो यानी आप कुछ भी इस जगह रख सकते हैं। ठीक है, उसके प्रेजेंट में जैसे हम इसको क्या किए 50 और 80 मान लिए संख्या वो 50 और 80 मान लिए, तभी तो इसका अनुपात 5 8 तो इजिली आ जाएगा। ठीक है, यानी 10 से इसको भी गुना किया, 10 से इससे भी गुना किया। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है इसमें 40% वृद्धि कीजिए आप, इसमें 15% आप लॉस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 40% करना बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा। जैसे 50 का 40% 20, यानी ये संख्याएं बढ़ के 70 हो जाएगा। समझ गए। 15% 18 का 15% कितना हो जाएगा, 12 तो ही होगा। 18 80 का 15% 12 होगा ना मेरे दोस्त, ये तो 12 इसमें माइनस जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सॉरी क्या बचेगा यहाँ पे 8 68। यानी दो संख्याएं जो अंतर करके आया 70 और 68 आया। तो आपको अनुपात पूछा जा रहा है ना कि संख्याएं पूछा जा रहा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 35:34, यानी 35:34 इस करेक्ट आंसर आपका होगा। उत्तर नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग। ठीक है, तो यानी 5 8 हम इसीलिए यहाँ नहीं रखे क्योंकि कैलकुलेशन यदि 5 का आप 40% निकालने जाते हैं, 40% हम 5 का निकालने जाते हैं मेरे दोस्त, 5 20 और 10 यानी 2 ये 7 हो जाता। फिर यदि 80 का 15% सॉरी 8 का 15% निकालना जाएगा 15 8 120, ये 1.2 ऐसा नहीं होता है ना। दशमलव में करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका भले आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल में अनुपात में था तो इसको 50 80 भी मान सकते थे, 500 800 भी मान सकते थे, 5000 8000 भी मान सकते थे, 5 लाख और 8000 8 लाख भी मान सकते थे, क्योंकि अनुपात बराबर ही आएगा, 5 और 8 के अनुपात में आ जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। अरुण ने जयंती से 9,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे उधार ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, मतलब सालाना संयोजित होती है। ठीक है, तो अरुण द्वारा 2 वर्ष के बाद सभी बकाया राशि चुकाने के लिए भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए कितना हो। अरुण था, जयंती से ये क्या किया 9,000 रुपया उधार लिया कि भाई साहब हमको 9,000 रुपया उधार लीजिए,
तो जयंती ने कहा ठीक है भाई हम आपको देंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट आपको 10% देना होगा, रेट आपको 10% देना होगा, और आपको 2 साल के लिए हम देंगे। ठीक है, 2 साल के लिए दे देंगे। तो आपको 2 साल के बाद आप हमको टोटल धन आपको निकाल के हमको देना है, यानी कि कहीं ना कहीं मिश्र धन देना है। मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन और प्लस ब्याज हो जाता है। मूलधन तो ऑलरेडी आपके पास है 9,000 रुपया, यानी ब्याज आपको निकालना है। ब्याज 10% की दर से 2 साल में 9,000 का कितना ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से इजी भी आप बहुत तरीका से निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का आपको परसेंटेज में निकालने का विधि भी बता दिए हैं कि यदि 10% या 2 वर्ष है तो 10 दूनी गुना कीजिए, 10 दूनी 20 दशमलव दीजिए और रेट का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 10 का स्क्वायर 100। अब दशमलव के बाद 2 ही अंक हो सकता है, यानी ये जो तीसरा अंक लास्ट में बचा इसमें ये ईट हो जाएगा, यानी क्या बोल सकते हैं हम 21%। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 21%। यदि आप मूलधन में मेरे दोस्त, यदि आप मूलधन में 21% हम निकालते हैं तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट रुपयों में चले जाएगा, समझ गए। तो यानी ये किसका हो जाएगा, 9 9 दूनी 18, यानी 1890 रुपया मेरा सिर्फ इंटरेस्ट निकल के आया। तो यही तो एक्स का वैल्यू था 1890 रुपया। तो क्या आपके पास निकल के आ जाएगा 09891 10,890 रुपया उसको टोटल 2 साल में लौटाना होगा मेरे दोस्त। 10,890 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, समझ गए। इतना रुपया वो 2 साल में लौटा देगा, जिसमें कि मूलधन उसका 9,000 ऑलरेडी था और 1890 रुपया ब्याज दिया। ब्याज किस पे, 10% रेट पे 2 साल के लिए। ठीक है, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट आप यदि इस विधि से निकालने में सक्षम नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, यानी अरे डिस्काउंट यदि एकल बट्टा निकालता है तो एकल छूट इसी विधि से तो आप निकालते हैं ना। तो 10% की दर से 10% इसका 10% इसका 2 साल के लिए है, तो यानी 10 गुना 10 बटे 100। यहाँ से यहाँ ये चला गया, यानी 10 10 20 से 21%। चाहे आप इस विधि से निकालें, चाहे आप इस विधि से निकाले, किससे भी निकाले तो वो तुरंत आंसर आएगा। इस विधि में आपको सिर्फ बैठाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इस विधि में कुछ मत कीजिए, इसको गुना कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट लिख लीजिए, इसका स्क्वायर करके लास्ट एक डिजिट इसमें जोड़ दीजिए, आपका 21% निकल के आ जाएगा, समझ गए। ठीक है, चलते हैं आगे की। 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है तो उसकी औसत गति क्या होगा आपको बताना है। सिंपली आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली औसत गति आपको पता रहनी चाहिए। औसत चाल क्या हो जाता है, तो औसत चाल 2 तरीका से निकलता है मेरे दोस्त। औसत चाल का आपका 2 फॉर्मूला हो जाता है। क्या फॉर्मूला हो जाता है, जब आपका औसत चाल निकालना हो ना, औसत चाल जब आपको निकालना हो मेरे दोस्त, यदि दूरी असमान हो, यदि दूरी असमान हो, यदि दूरी असमान होगा तो औसत चाल जो निकालिएगा कुल दूरी बेटे कुल समय, कुल समय, ये याद रहेगा। ठीक है, और औसत दूरी उसका जो दूरी समान, जो दूरी समान हो, याद रखिएगा ये दूरी असमान है, ये दूरी असमान हो और इसका जो औसत निकलेगा मेरे पास जो दूरी समान, तो दूरी समान हो क्या हो जाएगा इसका 2xy, यानी x प्लस वाई। यानी कि ये जाने का चाल है इसका, ये आने का चाल है, और दोनों का योग करके भाग दे देना है तो इसका औसत चाल निकल जाएगा। किस माध्यम से निकलेगा, ये क्या रूल होना चाहिए, ये दूरी समान होनी चाहिए यार। यदि आपका दूरी असमान है यानी दूरी अलग अलग है तो आपका फॉर्मूला ये फॉर्मूला फिट होगा। कुल दूरी कर देना है, कितना दूरी किया, कुल समय कितना लगा इससे कर देना। तो क्या आप यहाँ से बता सकते हैं क्या दूरी समान है या असमान है इसमें। अरे मेरे दोस्त 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर तो जा रहा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से यही दूरी तो तय करके आ रहा है, थोड़ी है कि 90 किलोमीटर जा रहा है और 80 किलोमीटर तय करके आ रहा है, नहीं ना। यानी 90 किलोमीटर तय करके जाएगा, यही दूरी सेम करके आएगा, यानी कि ये दूरी को आपको इग्नोर कर देना है सिंपली। औसत चाल इस विधि को आप फॉर्मूला यूज कर देना है, यानी औसत चाल जो हो जाएगा मेरे दोस्त, औसत चाल जो इसका हो जाएगा 2x कितना है जाने का समय, 2 गुना 30 आने का समय 60, दोनों का योग कीजिएगा तो 90, यहाँ से 30 दिया 90, 3 दूनी 6, यानी 40 किलोमीटर बराबर आपकी गति हो जाएगा। औसत चाल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, समझ गए आप लोग ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल आपको ये याद रखना है कि दूरी यदि असमान होगा तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर दीजिएगा। हाँ, यदि यही बोलता है कि 90 किलोमीटर जा रहा है और फिर ये जो है 80 किलोमीटर की दर से आ रहा है तो टोटल दूरी कितना 170, टोटल दूरी अब समय 30 किलोमीटर जा रहा है, तीन तीन 90 किलोमीटर तो कितना घंटा में पहुंचेगा 3 घंटा।
और ये 60 किलोमीटर ये कितना घंटा में पहुंचेगा ये, यानी 4/3 घंटा, यानी ये दोनों जोड़ करके भाग दे दीजिएगा। तो ये दूरी और समान रहने पे आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। दूरी समान रहने पे कुछ नहीं करना है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है आप, ठीक है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। किसी संख्या के 7 गुना को 14 कम करने पर वो संख्या उस संख्या के 5 गुने के योग 6 योग के बराबर होती है। तो संख्याएं क्या है आपको बताना। कोई संख्याएं, हम संख्याएं नहीं जानते हैं तो संख्याएं आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कोई संख्या के 7 गुने, यानी कि एक्स को 7 से गुना करेंगे 7 गुना, इसमें 14 कम करेंगे तो 14 कम हो गया, ठीक है। एक संख्या ये निकल गया। करने पर वो संख्या उस संख्या के 5 गुने, यानी इस संख्या के 5 गुने और 6 योग के बराबर हो जाता है, यानी 6 इसमें योग कर दे ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 5x + 6 के बराबर। समझ गए यहाँ से। तो ये इधर जाएगा -2x हो जाएगा, जब माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो यानी 20 हो जाएगा, यानी x बराबर 10 निकल के। तो वो संख्याएं क्या था, वो संख्याएं 10 था। समझ गए। इसको चाहे आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। ऑप्शन से कैसे, हर एक प्रश्न, जितना प्रश्न 20 तक बनाए उसको हर एक प्रश्न को आप ऑप्शन से बना सकते थे। मैंने बताया नहीं क्योंकि आप लोग को ज्यादा अटैक एक बार में हो जाएगा, ठीक है। जब हम चलेंगे चैप्टर वाइज तो उसमें आपको ऑप्शन और मेथड से दोनों विधि से बता देंगे, ठीक है। मान लेते हैं ऑप्शन 10 वही वो संख्याएं हैं। ऑप्शन विधि से एक बार देख लीजिएगा, भले आप इसको नहीं बनाइएगा लेकिन एक बार याद रख लीजिएगा, कहीं भी आपको मुसीबत में काम दे सकता है। किसी संख्या के 7 गुने के 14 कम, इसका 7 गुने 70, इसमें 14 कम कर दिए तो कितना बचेगा, तो यानी ये 6 बचेगा, ये 56 बचेगा, ठीक है। तो वो संख्या उस संख्या के 5 गुने, यानी बोल रहा है इस संख्या के 5 गुने यानी 50, और 6 योग करने पर क्या संख्या बराबर होगी, तो जी 100% बराबर हो गया। बराबर हो गया तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। 100% सेटिस्फाई होगा कि वो संख्या 10 ही होगा। यदि ये संख्या 10 के जगह पर कोई और उठा के रख दीजिए तो ये प्रूव्ड हो ही नहीं पाएगा। समझ गए। तो ऑप्शन इस विधि से बनता है। चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न थे। 200 का 18%, 18% का वैल्यू क्या, 18/100, 100 में 2 जीरो कट जाएगा तो यानी 18 दूनी 36। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। तो इस प्रकार प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। प्रश्न जो आप लोग अभी तक सॉल्व किए कैसा लगा, और आप लोग मेरे दोस्त ये जरूर बताइएगा 20 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ या कितना गलत हुआ, ठीक है। इससे हमको कुछ बेनिफिट नहीं है मेरे दोस्त, इससे आपका ही बेनिफिट है। आपको पता चल जाना चाहिए कि 20 प्रश्न में कितना प्रश्न मेरा सही हुआ या कितना गलत हुआ। या जो प्रश्न गलत हुआ इसमें थोड़ा सा और आप तैयारी में लगा सकते हैं, जिसमें कि जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं वो आपका मेकअप एग्जाम तक आते आते वो हो जाए। समझ गए। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं जितना भी प्रश्न दीजिए उसको आप काउंटिंग कीजिए, कितना प्रश्न गलत हो रहा है या कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है। ये आपका टॉपर का मेथड है मेरे दोस्त। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना वो ये मेथड अप्लाई करते हैं। इसलिए बार बार बता रहा हूँ, इस प्रश्न को जितना भी 20 प्रश्न किए ना, कितना प्रश्न यानी 17 प्रश्न सही हुआ, 3 प्रश्न कहाँ गलत हुआ भाई। चलिए देखते हैं आखिर कैसा प्रश्न था जो गलत हो गया। एग्जाम सॉल्व में गलत हो सकता है, तो इस तरह मेथड अपनाइएगा तो कहीं दिक्कत आपको नहीं आ जाएगा, ठीक है। यदि आप इसका क्लास या कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए जॉब के रिलेटेड या कोई भी इश्यूज के लिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा या ज्वाइनिंग कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इजिली पे जा सकते हैं और कोई भी पीडीएफ को वहाँ से फ्री आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ पे लिखा होगा टेलीग्राम लिंक, वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम पेज पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। और नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होता है मेरे दोस्त सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। यदि सेशन पसंद आ गया मेरे दोस्त तो सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, करते तो हो नहीं लेकिन कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर भी कर दीजिएगा जितने भी न्यू बच्चे हैं। माने अभी दुर्गा पूजा है, खुशी का अवसर है मेरे दोस्त, लेकिन खुशी आपका मात्र 10-15 दिन है और एग्जाम्स आपका वो ऐसा है कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो खुशी आपका 365 दिन रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम के कंट्रीब्यूशन करते रहिए, मेला आते रहेगा मेरे दोस्त, मनाइए, बट समय आप अभी एग्जाम में दिए क्योंकि एग्जाम डेट आप लोग का आ चुका है। समझ गए, ठीक है। चलते हैं सीधे मैथ्स मैजिक। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा इसी प्रकार इशू के लिए। यदि आप हम मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको मैं वादा करता हूँ मैथ्स में कोई परेशानी आपको मैं रहने नहीं दूंगा, बट सिर्फ आप दिल से लगना होगा, दिल से तैयारी करना होगा मेरे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि हम मैथ्स इतना ईजी से कर सकते हैं तो आप लोग कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। चलते हैं। तो ये था आपका लास्ट, क्या कैसा लगा आप लोग का, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग
कमेंट कीजिएगा कैसा आप लोग का, क्या सुधार होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, आप लोग A to Z कमेंट कर सकते हैं मेरे दोस्त, आपका छोटे भाई समझ के, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद मेरे दोस्त।